Hello everyone, my name is Ishan Tripathi and I welcome you to ePedagogue. We were doing class 10th political science and we were on chapter 4. हमने पढ़ा था जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट. चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं. आज हमारे को उसके क्वेश्चन आंसर्स को देखना है. तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट इनटू द चैप्टर. सो हमारा पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा है कि मेंशन द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ इन विच विमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड और डिसएडवांटेज्ड इन इंडिया. देखिए, किसी भी क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखते हैं ना, तो आप अपने लिए चीजें थोड़ी सी आसान करिए. लाइफ के कौन से डायमेंशंस हो सकते हैं? 3 ही डायमेंशंस हो सकते हैं. एक पॉलिटिकल, एक सोशल और एक इकोनॉमिकल, राइट? सो इसको हम क्या कहते हैं? पेस कहते हैं. अब आप सोचो खुद ही, ये एक पॉलिटिकल अरीना ले लेते हैं, एक सोशल अरीना ले लेते हैं और एक इकोनॉमिकल अरीना लेते हैं, राइट? अब आपको अच्छी तरीके से पता है कि पॉलिटिकली भाई हमारे यहाँ क्या स्टेटस है औरतों का. औरतों का आपको पता है, जो लेजिस्लेटिव बॉडीज होती हैं, उन लेजिस्लेटिव बॉडीज में उनका बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, उनकी प्रेजेंस नहीं है. आज भी बहुत ही कम तादाद में वो दिखते हैं ऐसी लेजिस्लेटिव बॉडीज में. फॉर एग्जांपल, अगर हमारे यहाँ जो हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी है, यानी जिसका मतलब पार्लियामेंट है, आपको पता है कि पार्लियामेंट में उनकी कितनी तादाद है फीमेल्स की? केवल 10% है, राइट? इफ यू गो टू वेरियस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज यू विल फाइंड दैट द परसेंटेज इज इवन लोअर. इट गोज टू 5% ओनली. हाँ, ये एक अच्छी बात है कि जो लोकल बॉडीज होती हैं, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, वहां पर रिजर्वेशन कर दिया गया है, 1/3 रिजर्वेशन. इन सारी जो बॉडीज होती है, पंचायती राज बॉडीज, वहां पर इनका 1/3 रिजर्वेशन किया गया है. बट कुल मिला के देखा जाए तो आज भी पॉलिटिकल अरीना के अंदर फीमेल्स का जो पोजिशन है वो काफी ज्यादा खराब है. तो ये हो गई हमारी पॉलिटिकल अरीना की बात. अब बात करते हैं सोशल की बात. देखो, आपको अच्छी तरीके से पता है, सोशल की जब बात करते हैं तो इसको बहुत ही सिस्टमैटिक लेके चलिए. जैसे कि सबसे पहले बेटी क्या होगी? पैदा होगी, राइट? जब बच्चे पैदा होते हैं तो आपको पता है कि फीमेल फीटिसाइड वाला केस आप लिख सकते हैं इसके अंदर, कि भाई जैसे ही पता चलता है और ये क्या कर देते हैं, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करते हैं. अल्ट्रासोनोग्राफी से क्या पता लगाया जाता है कि भाई जेंडर क्या है, मेल है कि फीमेल है. जैसे ही पता चलता है फीमेल है, उसको गर्भ में ही उसको मार दिया जाता है, राइट? तो ये फीमेल फीटिसाइड का केस होता है. उसके बाद क्या होता है, जब बच्चा अगर पैदा हो ही गया, अगर लड़की पैदा हो ही गई, तो उसके बाद उसको क्या झेलना पड़ता है? उसको झेलना पड़ता है कि उसकी जो एजुकेशन है वो सफर करती है. क्योंकि पेरेंट्स को क्या लगता है? पेरेंट्स को लगता है कि भाई उसकी पढ़ाई के ऊपर खर्च करना एक बेवकूफी है, क्योंकि अल्टीमेटली शी इज अ लायबिलिटी. शी हैज टू गो टू सम अदर पीपल्स हाउस. सो व्हाई डू वी इन्वेस्ट सो मच व्हेन वी हैव टू गिव डाउरी फॉर दैट? सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग हर एजुकेटेड और लिटरेट, they save money for her marriage and that is where they are exactly wrong. So again education suffer करता है. उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आता है एजुकेशन के बाद क्या लगता है? आपकी प्रोफेशन लगता है. इसमें आप हायर एजुकेशन के बारे में भी लिख सकते हैं कि जो लोग कभी प्राइमरी एजुकेशन दिलवा भी देते हैं, बिकॉज आपको अच्छी तरीके से पता है कि राइट टू एजुकेशन हमारा एक मौलिक अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है, मगर वो केवल 14 ईयर्स तक है, राइट? एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई है. बट हायर एजुकेशन में जैसे जैसे जाते रहोगे तो आपको पता चलेगा कि फीमेल्स का जो ड्रॉप आउट रेशियो है, ड्रॉप आउट रेट है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है. बिकॉज दे नो कि भाई वहां पर तो पैसे देने पड़ेंगे और पैसे देने का कोई मतलब नहीं है. अगेन द सेम लॉजिक कम्स इन. सो फिर उसके बाद क्या आ जाती है? प्रोफेशनल लाइफ आ जाती है. आपने देखा बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि कैसे जो फीमेल्स हैं उनको इक्वल सैलरी नहीं मिलती है इक्वल वर्क के लिए, जो कि उनके काउंटर पार्ट यानी मेन को मिलती है. इसके अलावा कुछ जो जॉब्स हैं सोसाइटी में, उनकी एक स्टीरियोटाइपिंग है कि भाई ये जॉब तो फीमेल का है और या ये जॉब मेल का है. ज्यादातर हाउस होल्ड जॉब्स जो है फीमेल के लिए रखे गए. अगर देखा जाए सच में जो लोग फीमेल्स काम करती भी हैं, दे एंड अप वर्किंग मच मोर देन दी मेल्स. औसतन देखा गया कि 1 घंटा ज्यादा वो काम करती हैं, विच इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि औसतन इंडियन वुमेन कितना ज्यादा काम करती है? तो 1 घंटा ज्यादा काम करती हैं. प्रोफेशनल लाइफ आपने देखी, फिर आपने ये सारी चीजें, ये किसके अंदर आ रही है? ये सब क्या आ रहा है? सोशल लाइफ के अंदर आ रहा है. तो कुल मिला के हम एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में रहते हैं. सो ये इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. सो दीज आर द डिफरेंट एरियाज जहां पे फीमेल्स को झेलना पड़ता है. जहां तक रही इकोनॉमिक लाइफ की बात, तो अगेन यू कैन पुट द सेम थिंग हियर. ये जो प्रोफेशनल लाइफ वाली मैंने बात बोली थी कि इसमें आप बता सकते हो कि कैसे कुछ जॉब्स जो हैं वो
ऑक्यूपाई, मतलब एक बोला गया है कि भाई एक टेंडेंसी बन गई है सोसाइटी की, ये मेल का जॉब है, ये फीमेल का जॉब है। अक्सर जहाँ पर ज़्यादा सैलरी मिलती है, जो सैलरी बेस्ड जॉब्स होते हैं, उसको मेल के लिए रख दिया गया है। जो घर के काम है जिसमें कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिलती, जिसको लोग ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, वो ज़्यादातर फीमेल्स का है। कुल मिला के ये सारी चीज़ें हैं जिन सारे चीज़ों के ऊपर हम ये कह सकते हैं कि औरतों की जो पोजीशन है सोसाइटी में वो डिसएडवांटेज्ड है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स विद वन एग्जांपल ईच। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कम्युनल पॉलिटिक्स किसके ऊपर बेस्ड होती है, जब हम एक रिलीजन के बेसिस के ऊपर जो है पॉलिटिक्स करते हैं। इनफैक्ट इसमें आपको याद होगा कि आपके चैप्टर में टोटल 4 पॉइंट्स थे जिसमें हमने बताया था कि जिसमें सबसे एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होता है, जहां पर 2 देशों का विभाजन हो जाता है, जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था, राइट। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि रोजमर्रे की जिंदगी में हम बिना जाने कि हम उसका शिकार हो रहे हैं, हम भी शिकार होते हैं, हम भी बहुत सारी चीजें करते हैं जो स्टीरियोटाइपिंग होती है, राइट। सो ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी और मैंने आप लोगों को जस्ट टू रिमाइंड, मैंने आपको ये आंसर नेक्स्ट स्लाइड में लगाया कि ताकि आपको एक और बार याद आ जाए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि हर रोजमर्रे की जिंदगी में हम लोग भी इसके शिकार होते हैं, हम भी स्टीरियोटाइपिंग करते हैं, हम भी दूसरे रिलीजन से ज्यादा बेहतर अपने आप को बताने की कोशिश करते हैं। ये सारी चीजें हम करते हैं और ये भी एक कम्युनल पॉलिटिक्स का फॉर्म है। एक पॉइंट मैंने आपको ये बताया। दूसरा मैंने आपको ये बताया कि जब कम्युनल पॉलिटिक्स होता है तो उसमें अक्सर 2 तरीके के लोग होते हैं। एक मेजॉरिटी वाले जिनकी पॉपुलेशन ज्यादा है वो उस कम्युनिटी के लिए होते हैं, और दूसरी तरफ जो माइनॉरिटी वाले हैं। मेजॉरिटी वाले ये सोचते हैं कि किस तरीके से हम पावर में आ जाए और अपनी पॉलिटिकल डोमिनेंस बनाए, और माइनॉरिटी वाले क्या सोचते हैं, अगर हम लोगों को साथ में, अगर हम लोगों को जीना है और हम चाहते हैं कि हमारा कोई कुछ बिगाड़ ना पाए, तो हम लोगों को एक पॉलिटिकल यूनिट की तरह बन के रहना पड़ेगा। मतलब अगर हमारे को हमारा वोट चाहिए किसी को, तो उसे हमारी सारी मांगों को पूरा करने पड़ेगा। मतलब दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ पॉलिटिकल एंटिटी, नॉट लाइक एन इंडिविजुअल सिटीजन ऑफ द नेशन। दिस इज वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। ये दूसरा था। तीसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं बिफोर द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वो क्या करते हैं, दे आस्क फॉर योर वोट्स। बहुत सारी सेंटिमेंटल वैल्यूज को छेड़ के वो ऐसा काम करते हैं। और चौथा मैंने आपको बताया था कि कम्युनलिज्म कभी कभी एक्सट्रीम फॉर्म ले लेता है, जहां पर 2 देशों के विभाजन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं बचता। और इसका क्लासिकल एग्जाम्पल हमारा अपना देश इंडिया, जो कि सेपरेट हो गया था पाकिस्तान से in 1947, right? So this is the answer to our question. Let's go on to the next question. Next question says, state how caste inequalities are still continuing in India. हमें ये बताना है कि कैसे हम कह सकते हैं कि आज भी कास्ट की जो इनइक्वालिटीज हैं वो इंडिया में कंटिन्यू हो रही है। इसका आंसर मोर ऑफ अ डिस्क्रिप्टिव आंसर होगा, जहां पर आप ये शुरुआत करेंगे कि जब से आजादी हुई है, जब से हमारा संविधान बना है, उसके बाद से कास्ट इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा कम हो रही हैं। बट आज भी ये एविडेंट है इंडिया के अंदर, खास करके रूरल इंडिया के अंदर। जब हम यही चीज अर्बन इंडिया के बारे में बात करते हैं तो ये थोड़ा कम है, मगर रूरल एरिया में ये ज्यादा है। इसके बावजूद चाहे रूरल इंडिया हो या फिर अर्बन इंडिया हो, एक कॉमन फैमिली की टेंडेंसी क्या होती है कि हम तो अपनी जात में ही शादी करेंगे, राइट। जब शादी की बात आती है, मैट्रिमोनियल अलायंस की बात आती है, तो हमारी प्रेफरेंस ये रहती है कि हम अपनी कम्युनिटी के अंदर जो है वो शादी करेंगे। इनफैक्ट रूरल एरियाज में आज भी बहुत सारे एरियाज में आप देख सकते हैं कि ये जो कास्ट वाली जो प्रॉब्लम है वो आती है। आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा ऑनर किलिंग जिसे हम कहते हैं, राइट, ये सारी न्यूज में अक्सर हमेशा बना रहता है। ये काफी हॉट टॉपिक्स हैं, जहां पर आप देखते हैं कि 2 लोग जो आपस में उनका काफी इमोशनल बॉन्ड है, दे शेयर लव विद ईच अदर, बट पॉइंट इज कि दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, एंड जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज, देयर कम्युनिटीज despite of this fact that they don't have any personal relationship with these people, but उसके बावजूद वो उनकी शादी नहीं होने देते। They go to this extent कि वो जो दूसरे कम्युनिटी का इंसान है उसको मारने तक के उसमें चांस में आ जाते हैं, ऑप्शन में आ जाते हैं। So this is all the classical example of caste inequality in India. Okay. State 2 reasons to say that caste alone cannot determine election results in India. देखिए मैंने आपको बताया था कि हाँ ये बात सही है कि कास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पॉलिटिक्स के अंदर, बट इसके बावजूद हम ये कह दें कि इलेक्शन मतलब केवल कास्ट है, तो ऐसा नहीं है। और इसके बहुत सारे पॉइंट्स थे जिसमें, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया केवल 2 पॉइंट्स के बारे में, तो मैं आपको 2 पॉइंट बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आपको पता है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा नहीं है कि
सारे के सारे लोग एक ही कम्युनिटी के हैं. सो इफ अ पार्टी और इफ एन इंडिविजुअल वांट्स टू विन द वोट ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, वन हैज टू प्लीज मोर देन वन कम्युनिटीज. तो वन कम्युनिटी से ज्यादा उनको प्लीज करना ही पड़ेगा, उनको उनको उनका दिल जीतना ही पड़ेगा. एक कम्युनिटी के भरोसे आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पर आप एक ही कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर ऐसा कर लें. दूसरी बात, अगर कम्युनिटी के बेसिस पे ही इलेक्शन होते हैं, कास्ट के बेसिस पे ही इलेक्शन होते हैं, तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि लोग जीतते हैं और उसके बाद लोग हारते भी हैं. तो अगर लोग हार रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑलरेडी पोजीशन में बना हुआ है तो उसको उसके कास्ट वालों ने वोट नहीं दिया होगा, तभी तो वो हारा है. तो दैट मीन्स इन समराइज्ड फॉर्म वी कैन से दैट कास्ट और पॉलिटिक्स, ये जो चीजें हैं, इलेक्शन इज इक्वल टू कास्ट हम नहीं कह सकते. यस, इट डज प्ले अ रोल, बट इट ओनली प्लेज अ रोल. और इलेक्शन इज ऑल अबाउट कास्ट, इट इज नॉट लाइक दैट. वैसे 2-3 पॉइंट्स और हैं, बट क्योंकि यहां 2 पॉइंट्स बोले थे इसलिए मैंने यहां पे 2 पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए. बाकी के सारे पॉइंट्स मैंने आपको चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया था. What is the status of women's representation in India's legislative bodies? First of all, we need to understand what is this term called as legislative bodies. Legislative bodies simply means those bodies which are involved in the process of legislation. Now what is legislation? That is making laws. Laws को बनाना ही legislation कहलाता है. कौन करता है हमारे यहाँ? फ्रॉम टॉप टू द बॉटम देखें तो सबसे पहले पार्लियामेंट, फिर स्टेट, उसके बाद ये लोकल बॉडीज जिसमें कि अर्बन लोकल बॉडीज, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के अंदर, फिर उसके बाद ये म्युनिसिपैलिटीज, ये सारी चीजें आ जाती है, पंचायती राज सिस्टम आ जाता है. तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि औरतों के रिप्रेजेंटेशन का क्या हाल है इन लेजिस्लेटिव बॉडीज में. मैंने आपको सिंपली पहले भी बता दिया कि पार्लियामेंट में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है विमेन की वो केवल 10% है. अगर आप यही लेजिस्लेटिव असेंबली एक्ट स्टेट लेवल देखोगे तो आपको दिखेगा ये ऑलमोस्ट 5% है औसतन. और उसके बाद जो लोकल सेल्फ बॉडीज हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर ये 1/3 का जो है रिजर्वेशन वो किया गया है, विच इज अ गुड थिंग. दिस इज अ गुड थिंग. एंड वी ऑल्सो नो दैट, राइट अ नोट एट द एंड ऑफ योर आंसर, कि हमें ये भी पता है कि 2014 में एक बिल आया था जिस बिल ने ये बोला गया था कि 33% रिजर्वेशन होना चाहिए विमेन का, बट आज तक वो बिल पास नहीं हो पाया, और जिसके वजह से वी स्टिल हैव वेरी लेस पॉपुलेशन ऑफ विमेन इन द हाईएस्ट लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ आवर इंडिया, which is the parliament. Okay. Let's go next. Mention any 2 constitutional provisions that make India a secular state. So before we go on to the answer, I would want you to understand the meaning of this word called as secular state. What do I mean when I say secular state? Secular simply means that it does not give official recognition to any particular religion. क्या बोला मैंने? जब कोई भी देश किसी भी एक रिलीजन को पेट्रोनाइज करने से या फिर सिर्फ उसी को सबसे ऊपर रखने से मना कर दे, उसे हम कहते हैं सेक्युलर स्टेट. समझ नहीं आया? एक और करते हैं. मतलब कि जब एक देश के लिए सारे रिलीजन एक बराबर हो तो उसे हम बोलते हैं सेक्युलर स्टेट. इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है. इनफैक्ट जब इंडिया सेक्युलर स्टेट है या कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सेक्युलर है, तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखता नहीं कि आई एम सेक्युलर. कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस ऐसे होते हैं जो कि बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज सेक्युलर, आवर कंट्री इज सेक्युलर, विच मींस कि हमारे देश का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है. मैंने आपको पहले भी बोला था कि अगर आप हमारे पासपोर्ट को उठा के देखोगे तो उसमें कहीं पर भी कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन का नाम नहीं लिखा गया है. बट बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर एक पर्टिकुलर रिलीजन को पेट्रोनाइज किया गया है. मतलब the constitution upholds a particular religion, and the classical example is our own neighboring country Pakistan, which is an Islamic state. हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, और हमारे देश के बहुत सारे ऐसे संविधान के प्रोविजंस हैं जिससे कि साफ साफ पता चलता है कि हम एक सेक्युलर स्टेट है. अच्छा, तो कौन कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं? देखिए, आर्टिकल 15 देख लीजिए, आर्टिकल 16 देख लीजिए, आर्टिकल 25, 26, 27, 28. आर्टिकल 25 से 28 तो केवल रिलीजन के ऊपर ही बेस्ड है. आर्टिकल 25 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन. कहने का मतलब क्या है? हर इंसान को आजादी है कि वो स्वतंत्र है कि वो अपना कैसा रिश्ता रखना चाहता है उससे, जिसे वो गॉड कहता है, कैसा भी रिश्ता वो रख सकता है, वो माने ना माने या कुछ भी करे. दूसरा, उसको पूरी आजादी है कि वो अपने रिचुअल्स को अपने तरीके से कह सकता है, अपने तरीके से कर सकता है. इसके अलावा जो भी उसको अपने धर्म के बारे में जो भी प्रोपगेशन करना है वो कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. ऐसे ही बहुत सारे
आर्टिकल्स हैं जो कि साफ साफ ये बताते हैं कि भाई हम लोगों को हमारी आजादी है, रिलीजन की आजादी है, ठीक है। रिलीजन के ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है। अगर हम बात करें आर्टिकल 15 की, तो क्या बोलता है आर्टिकल 15? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। आ गया ना रिलीजन, जिसमें ये बताया गया है कि भाई स्टेट या फिर जो आम नागरिक हैं वो किसी भी तरीके से कोई भेदभाव नहीं करेंगे। मतलब अगर आप दुकानदार हैं तो आप दुकानदार ऐसा नहीं बोल सकते कि अच्छा आप मुसलमान हैं आपको मैं खाना नहीं दूंगा, आप हिंदू हैं मैं आपको ये नहीं दूंगा, आप क्रिश्चियन हैं मैं आपको ये नहीं दूंगा, आप सिख हैं, मतलब इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना इंडिविजुअल सिटीजन्स कर सकते हैं और ना ही स्टेट कर सकता है। स्टेट का मतलब हो गया देश, सरकार। क्या ये बात समझ में आ गई? आर्टिकल 16 भी देख लीजिए। आर्टिकल 16 में क्या बोलता है? इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन पब्लिक सर्विसेज विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, जेंडर, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ। वो क्या बोल रहा है कि जब भी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात होगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या हो गया? सरकारी नौकरी, तो इन ग्राउंड्स के ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। ये सारी चीजें दिखाता है कि हमारा देश क्या है? सेक्युलर है। और ऑन टॉप ऑफ दैट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे प्रियम्बल में भी ये वर्ड लिखा गया है, जैसे कि आपको पता है कि क्या बोलता है प्रियम्बल? We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, social, secular, democratic and republic. So sovereign, secular, the word secular is there in the preamble also. So this proves things, okay, कि हम सेक्युलर हैं। When we speak of gender divisions, we usually refer to, जब हम जेंडर डिवीजन की बात इस चैप्टर में पढ़ रहे थे या फॉर एग्जांपल हम जब भी पढ़ते हैं, इसका क्या मतलब होता है? क्या हम बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात कर रहे हैं? जी नहीं, हम बायोलॉजिकल डिफरेंस की बात नहीं कर रहे। हम एग्जैक्टली बात कर रहे हैं जो सोशल स्टेटस मिला है मैन और वुमन को, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उनके बीच के जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस सोसाइटी में हो रही है, हम उसकी बात करते हैं। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। बायोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेन एंड वुमेन, नहीं जी, हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, ना हम इसको चेंज कर सकते हैं, एंड नीदर वी आर इंटरेस्टेड इन डूइंग सो। सेकंड इज अनइक्वल रोल्स असाइन्ड बाय द सोसाइटी टू मेन एंड वुमेन। यस, दिस बिकम्स आवर आंसर, दिस इज आवर आंसर। ये जब हम बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की, तो वी आर एग्जैक्टली टॉकिंग अबाउट दिस पॉइंट। लेट्स गो अहेड। इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। इन इंडिया में औरतों के लिए सीट्स कहां पर रिजर्व्ड है? क्या लोकसभा में? नहीं। अगर लोकसभा में होती तो 10% होती। क्या लेजिस्लेटिव असेंबली में तो 5% होती। विमेन का रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडीज इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, व्हिच इज ऑप्शन डी। Okay, consider the following statements on the meaning of communal politics. Communal politics is based on the belief that, अब हमारे को ये देखना है कि कम्युनल पॉलिटिक्स किस किस के ऊपर बेस्ड है। बहुत सारे लोग होंगे इसमें जो कि इतने सारे ऑप्शंस को देख के घबरा रहे होंगे, तो हम आज एक नई स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। इनफैक्ट ये मैंने आपको पहले भी बोला है, ट्राई एंड लुक फॉर द ऑप्शन विच कैन नॉट बी द आंसर इन एनी वे। कम्युनल पॉलिटिक्स क्या नहीं हो सकता, इसको ध्यान। कम्युनल पॉलिटिक्स मतलब तो ये समझ में आ गया ना, ऐसी पॉलिटिक्स जो रिलीजन या कम्युनिटी के बेसिस के ऊपर होती है। मतलब हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, हम डिवाइड कर रहे हैं सोसाइटी को ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिटी। तो ये कौन सी चीज नहीं है, उसको पकड़ते हैं पहले। वन रिलीजन इज सुपीरियर टू दैट ऑफ अदर्स। लेट्स से कि हमें वी आर नॉट श्योर ऑफ दिस आंसर। People belonging to different religions can live together happily as equal citizens. Okay, there we go. भाई कम्युनल पॉलिटिक्स में हैप्पी वाली कौन सी बात आ गई? हैप्पी रहना होगा तो कोई कम्युनल पॉलिटिक्स करेगा, कोई सोसाइटी को कम्युनिटी के बेसिस पे डिवाइड करेगा? ये है खतरा। ये नंबर बी, ये बी गलत है। अगर बी गलत है तो ऑप्शन में देखो बी कहां है। बी डी में है तो ये नहीं हो सकता, बी बी में है ये भी नहीं हो सकता, बी ए में है ये भी नहीं हो सकता। इसलिए हमारा आंसर क्या बच गया? सी, ए एंड सी। तो यानी हमारा ये बिल्कुल ठीक है। यानी इसमें हम क्या देखते हैं, कम्युनल पॉलिटिक्स में हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि एक कम्युनिटी, एक रिलीजन दूसरे रिलीजन से ऊपर है। सी क्या बोलता है? फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन कॉन्स्टिट्यूट वन कम्युनिटी। कहने का मतलब यह है कि यहां पर हम ये समझ लेते हैं कि जो भी एक धर्म को फॉलो कर रहे हैं वो सब एक कम्युनिटी है। भले उनके अंदर बहुत सारे सोशल इकोनॉमिक डिफरेंसेस हो, थिंकिंग का डिफरेंस हो, लाइफस्टाइल का डिफरेंस हो, बट हम ऐसा समझते हैं अच्छा ये एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, ओके ये सब एक कम्युनिटी के हैं। दिस इज हाउ द इलेक्शंस आर प्लान्ड अकॉर्डिंगली। सो दिस इज रॉन्ग। सबकी जरूरतें अलग हैं। यू कैन नॉट जस्ट पुट पीपल इन सेम कम्युनिटी जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू सेम रिलीजन। देयर डिमांड्स कैन बी डिफरेंट।
ओके, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इज रॉन्ग? तो भारत के संविधान के बारे में कौन सी चीज जो है वो गलत है, इसे हमें देखना है. प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन. जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट इट डज. आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 आई कोटेड कि ये बिल्कुल गलत है. तो ये मतलब क्या पूछ रहा है? इज रॉन्ग पूछ रहा है. तो ये तो सही है भाई, ये तो हमारा बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं. दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये राइट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू वन रिलीजन. अच्छा, भारत के संविधान का ऑफिशियल रिलीजन क्या है भाई? मेरे को तो नहीं आज तक पता, आपको पता चल जाए तो आप बता देना, राइट? सो भारत के संविधान का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है और हम एक सेक्युलर कंट्री हैं. हमारे प्रीएम्बल में भी लिखा है, हमारे प्रोविजंस भी सपोर्ट करते हैं, हम एक सेक्युलर कंट्री हैं. वी डू नॉट हैव एनी ऑफिशियल रिलीजन. सो दिस बिकम्स आवर आंसर. वन सेकेंड. So this becomes our answer because this is completely wrong about the Constitution of India. India's Constitution does not support any particular religion. Let's go ahead. Social division based on dash are peculiar to India. भारत के अंदर किस तरीके के सोशल डिविजन्स बहुत ज्यादा पिक्यूलर है? तो ये है कास्ट के बेसिस के ऊपर. सो ये जो कास्ट के बेसिस के ऊपर है, ये बहुत ज्यादा पिक्यूलर है इंडिया के अंदर. लेट्स गो अहेड. ओके, अब यहां पे हमें मैच द फॉलोइंग करना है. अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन एंड मेन आर. जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि जो भी लोग ऐसा मानते हैं कि आदमी और औरतों का समान राइट होना चाहिए, उनको हम फेमिनिस्ट कहते हैं. मैंने आपको पहले भी बताया था कि फेमिनिस्ट का मतलब ये नहीं कि फीमेल्स को ज्यादा राइट चाहिए. हम या जो भी फेमिनिस्ट हैं वो सिर्फ इतना मानते हैं कि फीमेल्स भी इस सोसाइटी की उतने ही इक्वल हिस्सा है जितना कि मेल्स हैं, इसलिए उनको बराबर के राइट्स मिलने चाहिए. तो फेमिनिस्ट हो गया इसका आंसर. ए का ऑप्शन हो गया, इसका हो गया बी. अ पर्सन हु सेज दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी. तो उन्होंने क्या कर दिया? एक रिलीजन को बेसिस बना दिया कम्युनिटी का. तो ऐसा कौन करता है? कम्युनलिस्ट करता है. तो क्या कर दिया? ये इसका आंसर ये हो गया. अ पर्सन हु थिंक्स दैट कास्ट इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ कम्युनिटी. सो वो क्या हो गया? उसका मानना है कास्ट के बेसिस पे ही कम्युनिटी बनती है. मतलब इररेस्पेक्टिव ऑफ की हो सकता है मैं भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण, सब या आपके ग्रुप में भी ब्राह्मण, मगर ब्राह्मण होने के बावजूद हम लोगों का इकोनॉमिक स्टेटस अलग हो सकता है, हमारी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है, हमारी रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है. हाउ कैन पीपल अज्यूम दैट वी all are Brahmins, so we fall in the same community and therefore we have the same demands? No, this is not right and this should not be done like that. Okay, so ये हो गया. A person who does not discriminate on the basis of religion beliefs. तो आपको पता है कि कोई भी इंसान जो कि रिलीजन के बेसिस पे सोसाइटी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, वो क्या कहलाता है? सेक्युलर कहलाता है. सो दैट बिकम्स आवर आंसर. सेक्युलरिस्ट हो गया ये. बस दैट्स इट. तो आपको पता चल गया ए का 1 का आंसर बी, और यहां है आपके हमारे ऑप्शंस. 1 का आंसर बी. ओके, ये ए भी सपोर्ट कर रहा है और ये बी भी सपोर्ट कर रहा है. उसके अलावा क्या है इसको देखते हैं. 1 का आंसर बी, 2 का आंसर ए. 2 का आंसर ए भाई, 2 का ए. सो दिस बिकम्स आवर आंसर. ये हमारा आंसर नहीं है. सो ये इसको देखो, आप सब कुछ मिल जाएगा बी ए डी सी. सो ये दिस बिकम्स आवर आंसर. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है और इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ आएंगे. मेरे ख्याल से आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है और आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर क्वाइट वेल. इसके बावजूद अगर आपको कोई कंफ्यूजन या कोई दिक्कत है, आप वीडियो को 1-2 बार और देखिए, तब भी समझ में नहीं आता तो आपको पता है क्या करना है. कमेंट बॉक्स में क्वेरीज डालिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा. और तब तक जस्ट एंजॉय रीडिंग. थैंक यू सो मच.